Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video we are going to analyze the ball poem written by John Berryman. तो इस पोएम को हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोएम अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वी विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर एंड एज वेल एज द पोएम इन द बिगनिंग, and later on we will explain the poem for you, and in the last phase of this video we will discuss some question and answer according to your examination pattern. So please do watch this video till the end. Let's have a look. So as we can see here about the author, he is John Berryman, who belongs to modern age. He is an American poet and a scholar who won Pulitzer Prize for his Dream Song. Dream Song एक इनके पोएम का कलेक्शन था जिसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था. पुलिट्जर प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ होता है जैसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, और नोबेल प्राइज़ के बाद उससे नीचे के अगर आप प्राइजेस देखें तो उसमें पुलिट्जर प्राइज़ होते हैं. तो इट्स अ वेल रिनॉन्ड प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. तो उनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला फॉर ड्रीम सॉन्ग. This poem that we are going to study is the ball poem, which describes the reality of life. रियलिटी ऑफ व्हाट? रियलिटी ऑफ लाइफ. और उसमें क्या वो बताना चाह रहे हैं? रियलिटी ऑफ लूजिंग समथिंग. किसी भी चीज़ को अगर आप जब लूज़ करते हो, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो वो जो इमोशनल डिटैचमेंट होता है, मतलब आप किसी चीज़ से इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि उससे डिटैच होने में आपको टाइम लगता है. But you will get to know through this poem the epistemology of loss. What I mean by epistemology of loss is the philosophy of loss which everybody has to face in his or her life. तो सबको अपनी अपनी लाइफ में ये जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है और द रियलिटी ऑफ लूजिंग समथिंग, ये फेस करना है. थ्रू दिस पोएम जॉन बेरीमैन ट्राइज टू पुट लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और दिस रियलिटी ऑफ लाइफ. पोएम का जो सीक्वेंस है वो बहुत ही सिंपल है कि एक बच्चा है जिसकी बॉल खो जाती है, वो पानी में चली जाती है जिससे वो खेल रहा होता है. जॉन बेरीमैन इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और वो दूर खड़े होकर के इसको देख रहे होते हैं, और उसी सिचुएशन पे उन्होंने ये पोएम लिखी है. तो क्या वो बच्चा क्या सीख रहा होता है, वो कैसा बिहेव करता है उसकी बॉल गुम हो जाने के बाद. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट सिचुएशन. और इसके जरिए वो डीप मीनिंग या हिडन मीनिंग में क्या कहना चाहते हैं, वी विल हैव अ लुक. So here is the first stanza. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. सिंपल सा सिचुएशन है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अभी अभी अपनी जो बॉल है वो लूज़ की है. व्हाट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए. आई सॉ इट गो, मैं उसे ये सब होते हुए जो है वो देख रहा हूँ, उस गेंद को पानी में जाते हुए, उस बच्चे को वो बॉल लूज़ कर रहा है. ये सारी सिचुएशन जो है ये सब उस पोइट के सामने यानी जॉन बेरीमैन के सामने हो रही है. merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. और वो अभी गलियों में वो बॉल इधर उधर उछल रही थी और अब वो merrily bouncing it is in the water, अब वो पानी में चली गई है. Let us have a look on the literary aspect first. सबसे पहले तो यहाँ पे सेम सेट ऑफ वर्ड जो है वो रिपीट हुए हैं, that is what is. The repetition of same set of words is known as anaphora, that is यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 और मोर लाइन्स. वॉट एंड मेरिली, वॉट इज आपको रिपीट हुआ है, उसके बाद मेरिली एंड मेरिली भी आपको रिपीट हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज एसोनेंस. एसोनेंस इज रिपीटेड यूज ऑफ वॉवेल साउंड. एक्चुअली एलिट्रेशन मैंने आपको बताया होगा, एलिट्रेशन 2 टाइप का होता है, डेट इज एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. तो अगर आपका वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इन द फर्स्ट लाइन यू कैन सी हियर बॉय नाउ हु. So O sound or O letter has been repeated very much. So here we can see assonance. यहाँ पे आपको boy now who lost, इसमें भी O आ रहा है.
सो हियर वी कैन सी एसोनेंस। तो दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपका एनाफोरा है और दूसरा एसोनेंस। सिचुएशन सिंपल है कि बॉय ने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है। In the next stanza, what does the poet say? No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. इस स्टेटमेंट पे जरा ध्यान दीजिएगा। Ultimate shaking grief fixes the boy. He stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. अ डाइम, डाइम होता है 10 सेंट्स को आप डाइम कहते हो। जो 10 सेंट होता है वो एक डाइम के बराबर होता है, करेंसी होती है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब क्या वो कह रहे हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स और अदर बॉल्स, और भी बॉल आ जाएंगे या और भी बॉल हैं, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट की जो बात होती है, किसी भी चीज़ से आपका जो जुड़ाव है वो इमोशनल अगर हो जाता है तो फिर दैट थिंग इज़ वैल्यूलेस और इनवैल्यूएबल, जिसको आप कह सकते हो वैल्यूलेस नहीं, मतलब उसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते हो कि ये प्राइस 10 रुपए की है, बिकॉज इट्स द थिंग ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। उसी बॉल के साथ वो उस बच्चे ने बहुत टाइम से खेला है। सो हियर वी कैन सी एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस बच्चे को बहुत दुख होता है, वो चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है जहाँ वो बॉल गई होती है। ही स्टैंड्स रिजिड, बहुत ही रिजिडिटली, ट्रेम्बलिंग, हालांकि थोड़ा सा ट्रेम्बल भी कर रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और उधर स्टेयर कर रहा है, उस बॉल को देख रहा है, घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, हार्बर कहते हैं पोर्ट के सेंस में, तो उसके जितने भी यंग डेज थे यानी जो उसका बचपना था वो सब उस बॉल के साथ वहाँ जा गया है। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और पोइट कहते हैं कि मैं इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। ये सवाल भी खूब आता है कि वाई डज द पोइट से डैट ही विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 10 सेंट की जो बॉल है यानी एक डाइम की जो बॉल है वो वर्थलेस है, मतलब कोई नई बॉल ला करके दे दी जाए तो इट इज़ नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस जो उस बॉल की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है आपको ध्यान रखना है, इट्स ऑल अबाउट द इमोशनल अटैचमेंट। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पोइट को लग रहा है कि वो अब कुछ ना कुछ सीख रहा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब हाउ टू स्टैंड आफ्टर लूजिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को लूज करने के बाद अब किस तरह फिर से आपको वापस उस फेज में आना है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा वी सी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। इस दुनिया को उन्होंने क्या कहा है, दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must know one day know, and must know many days how to stand up. तो ये जो चीज़ है कि किसी भी चीज़ के खो जाने के बाद, खास करके वैसी चीज़ जिससे आपका क्या हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, वैसी चीज़ खो जाने के बाद आपको कैसे स्टैंड अप होना है, ये सीखने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और यही चीज़ वो बच्चा बहुत कम एज में सीख रहा है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पोइट। पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ये वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन कहने का मतलब ये है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लोग चीज़ें खरीदते रहते हैं, और एक तरीके से फिलोसफिकल वर्ल्ड उतना नहीं है जितना कि मेटेरियलिस्टिक है। मटेरियल की इंपॉर्टेंस लोग ज़्यादा देते हैं। तो बॉल तो आते रहेंगे इस दुनिया में, खोते भी रहेंगे, कोई भी बॉल दोबारा वो वापस नहीं खरीदता है और उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। मनी जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल क्या है और वो क्या है, तो लर्निंग इज इटर्नल, ही इज़ लर्निंग, कि वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। मनी तो एक्सटर्नल फैक्टर है।
वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी आंखों में जो डेस्परेशन है, डेस्परेशन कहने का मतलब जो आतुरता आप कह सकते हो, बहुत ही डेस्परेट है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, तो ये जो लॉस की एपिस्टोमोलॉजी है, जो उसने खोया है, जो नॉलेज है, वो अब वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, मीन्स किसी भी चीज़ का लॉस हो जाने के बाद आपको वापस से कैसे खड़ा होना है, मीन्स हाउ टू डील विथ लॉस, दैट बॉय इज़ लर्निंग। और ये लर्निंग जो है ये बहुत काम आने वाली है उसके। अब देख लेते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुआ है। पहला तो एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, यूज़ ऑफ साउंड बी, बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, बी साउंड रिपीट हुआ है। एसोनेंस भी आपको, यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड ई, ये आपको कहाँ दिख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, ये जो है आपका ई का रेपिटेशन हुआ है। बॉल वर्ड इज रिपीटेड, तो रेपिटेशन भी यूज हुआ है इसी लाइन में, बॉल्स बॉल्स विल ऑलवेज लॉस्ट। तो राइम स्कीम इस पोयम की, पूरे पोयम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, इट सिंपली मीन्स द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, कहीं भी कोई राइम स्कीम इस पोयम में नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड द लिटरेरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पोयम। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू सम सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स सी। पहले एक छोटा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपके बुक की ही पिक डाली है, वो आपके पास बुक होगी, यू कैन ईजिली रीड इट आउट हियर। यही जो बॉय है जिसकी बॉल जो है वो गुम हो गई है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एक तरीके से सिंबॉलिक फिगर है, पानी में चली गई है, और दिस इज द सिचुएशन ऑन विच दिस पोएट्री हैज़ बिन रिटन। क्या? अ बॉय लूजेज ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत उदास है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, इसलिए नहीं कि उस बॉल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत कीमती चीज़ चली गई है, बट इट्स इनवैल्यूएबल, उसकी वैल्यू आप जो है। सो हियर यू कैन सी कि उस बॉल के कॉस्ट की बात नहीं की जा रही है, मीन्स बिकॉज दैट बॉल इज़ इनवैल्यूएबल नाउ। किसी भी चीज़ से जब आपका इमोशनल अटैचमेंट हो तो वो चीज़ या वो व्यक्ति इनवैल्यूएबल हो सकता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है कि उसकी जगह एक नई बॉल ला करके दे दी जाए। दिस इज़ नॉट वॉट इट इज़। तो इस पोयम को देखते हैं, व्हाट इज़ द बॉल नाउ। एक बार फिर से मैं इसको जस्ट रीड इट आउट कर देता हूँ। व्हाट इज़ द बॉल नाउ हु हैज़ व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other ball. ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और भी बॉल लाए जा सकते हैं। क्यों? Because here is the sense of emotional attachment. An ultimate seeking. So wherever there is the thing of emotional attachment, there will be no replacement for this. He stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. एक बॉल की कीमत एक डाइम है, 10 सेंट है, बट वो वर्थलेस है। और वो जो सीख रहा है वो बहुत बड़ी बात है। वो क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर हैविंग सच लॉस। He senses first responsibility in a world of possession. This world is a world of possession. चीजें आएंगी जाएंगी. People will take balls. Ball will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. Money is an external factor. He is learning the epistemology of loss. तो ये चीज़ें हैं. Let's have a look on some sample questions also. दो ही क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, and these are two the most important question from this chapter. इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? पोइट ये क्यों कहता है कि मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा? पोइट जो है अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो वो नई बॉल ला करके क्यों नहीं दे देता है? सिंपल सा आंसर है, बिकॉज ही डू नॉट वांट टू इंटरफेयर, क्योंकि इससे बच्चा जो सीख रहा है वो फिर नहीं सीख पाएगा। और क्या वो सीख रहा है? द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। ही हैज़ लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस। लॉस को एक्सेप्ट करने का जो लर्निंग है वो बच्चा सीख रहा है। द लॉस हियर मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और रिलेशनशिप। सिर्फ वो
उस बॉल का लॉस नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है आपकी उसका लॉस होने का वो जो है, और इसलिए भी वो दूसरा वो उसे पैसे ला करके नहीं देता है क्योंकि दैट थिंग इज़ इनवैल्यूएबल वो हो चुकी है। Second question, let's have a look. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own word. Poet क्या कहना चाहता है, वो loss of ball से क्या वो बताना चाहता है? The poet means that the boy will learn the real truth of life. He will learn how to move on in life despite of incurring heavy losses. ये देखिए आपको अपने शब्दों में लिखना होगा एक तरीके से, मैंने यहाँ पे एक आंसर के टाइप पे लिख तो रखा है। Everyone experiences in his her life when they lose something or someone. The harsh reality that lost thing never come back make people strong enough to live their life by accepting this truth of life. So all that poet want to say is the boy is learning the epistemology of loss. तो वो जो लड़का है वो सिर्फ उसकी गेंद खोई है, बट वो इससे एक बहुत बड़ी सबक सीख रहा है कि द लॉस ऑफ एनीथिंग और द लॉस ऑफ समथिंग और समबडी कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। तो यही लर्निंग इस पोएम की है। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड द पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।